सभी दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण का हम 17वां पाठ पढ़ेंगे जिसमें कारक का अध्ययन करेंगे। एक सीरीज के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। बहुत ही कम समय में हर पॉइंट को आगे पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं। साथियों, किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण का सिलेबस जोड़ा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज़ बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। बहुत कम समय में हम अपना रिवीजन कर सकते हैं। चैनल पर पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उनको भी आप थ्योरी की वीडियो देखने के बाद में अवश्य देखें ताकि अच्छी तरह से हमारा रिवीजन हो और बेहतरीन तैयारी हो। हिंदी व्याकरण के इस 17वें पार्ट में हम कारक का अध्ययन करेंगे। कारक शब्द करी धन अक प्रत्यय से बनाया। करी संस्कृत की धातु है जिसका अर्थ कार होता है। अक प्रत्यय है। करी धन अक प्रत्यय जुड़ने से शब्द का निर्माण होता है कारक। और कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया का निष्पादक या क्रिया का संपादक या क्रिया को करने वाला जो होता है उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा इनका संबंध क्रिया के साथ कराया जाता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द होते हैं जिनको वाक्य में पद कहा जाता है, तो वाक्य में जो संज्ञा या फिर सर्वनाम जो पद होते हैं इनके जिस रूप से इनका क्रिया के साथ जो संबंध होता है उस संबंध को कारक कहते हैं। अथवा कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध का बोध कराती है। यानी उसे हम कारक कहते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द होते हैं उनका क्रिया के साथ संबंध का जो ज्ञान कराता है या बोध कराता है उसे कारक कहते हैं। तो वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनका क्रिया के साथ जो संबंध होता है और उस संबंध का जिससे हमें बोध होता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसे किसान ने बैल को मारा, तो मारना यहाँ पर क्रिया है। किसान और बैल इन दोनों का संबंध क्रिया के साथ हमें ने और को के माध्यम से बोध हो रहा है तो एक कारक है। ये विभक्ति है कारक की। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो समझाना जो क्रिया है उसके साथ कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध स्थापित हो रहा है और इस संबंध का जिससे हमें बोध हो रहा है उसे ही कारक कहते हैं। तो दोस्तों, वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनका क्रिया के साथ संबंध का जो बोध होता है उसे ही कारक कहते हैं। प्रसरक क्या होता है? प्रसरक की परिभाषा भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। कारकों में प्रयुक्त विभक्ति या चिन्हों या चिन्ह को प्रसरक कहा जाता है। कारकों के अंदर जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारकों में जो विभक्ति या चिन्ह होते हैं उनको ही प्रसरक कहा जाता है। यानी कारक की विभक्ति या चिन्ह को ही प्रसरक कहते हैं। प्रसरक की परिभाषा पूछ ली जाती है कि प्रसरक किसे कहते हैं, तो कारकों में जो विभक्ति या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रसरागे कहते हैं। कारक और कारक की विभक्ति चिन्ह या प्रसरक। तो दोस्तों, हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक जिसकी विभक्ति या प्रसरक चिन्ह ने होता है। कर्म कारक, प्रसरक इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। करण कारक विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा से जुड़ने हेतु जुड़ने के अर्थ में आता है। संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह के लिए को। अपादान कारक विभक्ति चिन्ह से या अलग होने के अर्थ में आता है। संबंध कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह काके की रारे री। अधिकरण कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह में पर और संबोधन कारक हे ओ अरे। तो 8 कारक हैं जिनकी विभक्ति चिन्ह यहाँ पर
लिखे हुए हैं। तो कर्ता कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा से जोड़ने हेतु आता है। संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन है ओ अरे। ये हिंदी भाषा में कारक होते हैं। और वाक्य में कारकों का क्रम क्या होता है जिसके बारे में हम अध्ययन करें कि संबोधन जो कि 8वां कारक होता है वो वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होता है यदि वाक्य में है तो। दूसरे नंबर पर कर्ता कारक आता है जो कि कारकों में पहले नंबर पर आता है। अधिकरण कारक तीसरे नंबर पर आता है जो कि कारकों में 7वें नंबर पर आता है। संबंध कारक, इसके बाद में अपादान कारक, फिर संप्रदान कारक, फिर करण कारक, इसके बाद में क्रम कारक और क्रम के बाद में क्रिया प्रयोग में ली जाती है। तो जो कारकों का क्रम है वो वाक्य में बदल जाता है। वाक्य में कारकों का क्रम किस प्रकार से होता है, यदि ये सभी कारक एक वाक्य में हो तो किस क्रम से होंगे। तो सबसे पहले वाक्य में संबोधन कारक आता है, फिर कर्ता कारक, इसके बाद में अधिकरण कारक, इसके बाद में संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, क्रम कारक और क्रम के बाद में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि इस प्रकार से हम कारकों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो किसी भी प्रकार की वाक्य में अशुद्धि कारक से संबंधित नहीं होती है, जिसका कि हम ध्यान रखेंगे। जैसे हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। अब इसमें 8 कारकों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है, हे बच्चों संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। फिर राम ने कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। रावण को कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। बाण से करण कारक का प्रयोग किया गया है। सीता के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। अयोध्या से अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। रावण की संबंध कारक और लंका में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। जाकर मारा, इसके बाद में क्रिया का प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा में जो 8 कारक होते हैं जिनकी विभक्ति चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा है, वाक्य में किस प्रकार से कारकों का क्रम होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब पढ़ते हैं हमारा जो हिंदी भाषा के 8 कारक है उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है, किसे कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, जो कि कोई संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है तथा कर्ता प्राय चेतन रहता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, जो कि कोई संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द होता है। कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है और कर्ता प्राय, हमेशा नहीं लेकिन प्राय अधिकतर चेतन रहता है। कर्ता कारक का यहाँ पर उदाहरण है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम करता है। मोहन ने गाना गाया, मोहन करता है। उसे कुछ गहने खरीदने थे तो उसे करता है। विशेष कर्ता के साथ ने प्रसर्ग होने पर ये बातें निश्चित होती हैं। कर्ता के साथ ने प्रसर्ग होने पर ये 3 बातें निश्चित होती हैं। यानी यदि वाक्य में कर्ता कारक है और उसके साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो उसमें क्रम क्या होता है, क्रिया कौन सी होती है और वाच्य कौन सा होता है, ये 3 बातें निश्चित होती है। वाक्य में कर्ता के साथ यदि ने प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह है तो उस वाक्य की जो क्रिया होगी वो भूतकालिक होगी, जो कर्म होगा वो सकर्मक होगा और जो वाच्य है उस वाक्य का वो कर्तृवाच्य होगा। यानी जिस वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग या विभक्ति है तो उस वाक्य में यदि पूछा जाए कि वाच्य कौन सा है तो कर्तृवाच्य है, सकर्मक और क्रिया भूतकालिक होती है। इसी के साथ हम कर्ता कारक में पढ़ते हैं प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता कारक के रूप में हो सकते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो भी कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे तारे टिमटिमाते हैं,
तो तारे यहाँ पर कर्ता कारक है, सूर्य उगता है, सूर्य कर्ता कारक है, बादल गरजते हैं, बादल कर्ता कारक है, चंद्रमा चमकता है तो चंद्रमा कर्ता कारक है। तो ये हमारा पहला कारक जिसको हमने पढ़ा है। दूसरा कारक है क्रम कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्रम कारक कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़ करके जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्रम कारक कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक जो पद है एक यहाँ पर क्रम कारक है। सीता ने रोटी खाई, रोटी क्रम कारक है। मैं आम खा रहा हूँ, आम क्रम कारक है। पूजा ढोलक बजा रही है, ढोलक क्रम कारक है। नोट, किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो क्रम प्रयुक्त हो तो क्या और किसको दोनों के द्वारा प्रश्न किया जाता है। जो क्रम पहले प्रयुक्त होता है वह सजीव परसर्ग सहित गौण क्रम होता है तथा जो क्रम बाद में प्रयुक्त होता है वह निर्जीव परसर्ग रहित और मुख्य क्रम होता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि एक ही वाक्य में दो क्रम होते हैं, उनकी पहचान हम क्या और किसको के द्वारा करते हैं। क्या क्रिया के पहले क्या और किसको लगा करके प्रश्न किया जाता है। तो जो क्या और किसको क्रिया के पहले लगाने से प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, वो क्रम होते हैं। लेकिन एक क्रम पहले प्रयुक्त होता है और एक क्रम बाद में प्रयुक्त होता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो पहले क्रम प्रयुक्त होता है वाक्य में, वह पहला क्रम होता है, वो सजीव होता है। पहला क्रम सजीव होता है। पहला क्रम परसर्ग सहित होता है, उसके साथ परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। पहला जो क्रम होता है वो गौण क्रम होता है। लेकिन जो बाद में क्रम प्रयुक्त होता है वह निर्जीव होता है। दूसरा क्रम निर्जीव होता है, सजीव नहीं होता है। पहला क्रम सजीव, दूसरा निर्जीव। दूसरा क्रम परसर्ग रहित होता है। वाक्य में दूसरा जो क्रम होता है उसमें परसर्ग नहीं होता है, उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। पहले क्रम में विभक्ति होगी लेकिन दूसरे में विभक्ति नहीं होगी। यानी पहले क्रम के साथ परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूसरे क्रम के साथ परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा क्रम मुख्य क्रम होता है। पहला क्रम गौण क्रम होता है लेकिन दूसरा क्रम मुख्य क्रम होता है। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। इस वाक्य में कितने क्रम है, क्या और किसको के द्वारा हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे। क्या खिला रही है तो खाना, किसको खिला रही है, बच्चे को। तो यहाँ पर दो क्रम हो गए, बच्चे को और खाना। इसमें दो क्रम हो गए। इसमें जो पहला क्रम है बच्चे को, ये सजीव क्रम है, इसके साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है, साथ में ये गौण क्रम है। लेकिन दूसरा जो क्रम है खाना, ये निर्जीव है, इसमें इसके साथ विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये दूसरा जो क्रम है खाना, ये मुख्य क्रम है। पहला गौण क्रम, दूसरा मुख्य क्रम। पहला सजीव, दूसरा क्रम निर्जीव। पहला क्रम है, इसके साथ विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन दूसरे क्रम के साथ विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा है। क्या दे रहा है, दूध। ये दूसरा क्रम है, किसको दे रहा है, ग्राहकों को दे रहा है। तो पहला जो क्रम है ये सजीव है, विभक्ति का इसके साथ प्रयोग हुआ है और गौण क्रम है। दूसरा क्रम जो दूध है ये निर्जीव है, इसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, साथ में ही दूध जो दूसरा क्रम है यहाँ पर इस वाक्य में मुख्य क्रम है। तो इस प्रकार से हम आसानी से वाक्य में क्रम कारक को पहचान सकते हैं। इसके अलावा विस्तार से हम अध्ययन कर रहे हैं क्रम कारक का, और किसी प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसको भी यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं। नोट, किसी वाक्य में क्या और किसको दोनों का उत्तर अलग अलग मिल रहा हो और देने का बोध हो तथा दान के रूप में दिया जा रहा हो तो क्रिया एक क्रमक होती है और को परसर्ग युक्त शब्द क्रम कारक न होकर के संप्रदान कारक होता है। यानी कि दोस्तों वाक्य में दो क्रम है, क्या और किसको के द्वारा हम प्रश्न करते हैं क्रिया के पहले लगा करके, दोनों का हमें जवाब में मिल रहा है
तो वहां पर दो क्रम है, लेकिन यदि उस वाक्य में दान देने का बोध हो रहा हो, यदि वाक्य में दो क्रम है, क्या किसको के द्वारा हमें मालूम पड़ गया कि वाक्य में दो क्रम है, लेकिन उस वाक्य में यदि दान देने का बोध हो रहा है तो वहां पर जो पहले वाला क्रम होता है वो क्रम नहीं होकर के संप्रदान कारक होता है। तो उस वाक्य में केवल एक ही क्रम होता है और उसे हम एक कर्मक कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वाक्य में दो क्रम हो, कहने का मतलब वाक्य में क्या और किसको के द्वारा प्रश्न करने पर दो कर्मों का बोध हो रहा हो, लेकिन उस वाक्य में दान देने का बोध यदि हो रहा है तो वहां पर दो क्रम नहीं होते हैं। पहला जो क्रम हम महसूस करते हैं वह क्रम नहीं होकर के संप्रदान कारक होता है, जिसके साथ को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पहला जो क्रम हम महसूस कर रहे हैं वह संप्रदान कारक होता है, वहां पर क्रम नहीं होता है और हम उस वाक्य को द्वितीय कर्मक नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, राजा ने धोबी को कपड़े दिए। अब यहां पर देने का तो बोध हो रहा है, लेकिन धोबी जैसे ही कपड़े धोएगा वापस राजा को लौटा देगा, तो यहां पर दान देने की क्रिया नहीं हो रही है। कपड़े और धोबी दोनों यहां पर क्रम है। राजा ने धोबी को कपड़े दिए, क्या दिए? कपड़े, क्रम है। किसको दिए? धोबी को दिए, तो यह भी क्रम है, क्योंकि इसमें देने का बोध तो हो रहा है लेकिन यहां पर दान नहीं दिया जा रहा है। राजा वापस कपड़ों को धोने के बाद में राजा को लौटा देगा। धोबी कपड़े धोकर के वापस कपड़े राजा को लौटा देगा, तो दान राजा यहां पर नहीं कर रहा है। तो धोबी और कपड़े दो क्रम है। धोबी जो पहला क्रम है ये सजीव है, परसर्ग सहित है, गौण क्रम है। दूसरा क्रम जो कपड़े हैं ये निर्जीव है, ये मुख्य क्रम है, इसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि दूसरा क्रम है। दूसरा वाक्य, राजा ने भिखारी को कपड़े दिए। क्या दिए? कपड़े। किसको दिए? भिखारी को दिए। तो यहां पर दो कर्मों का बोध हो रहा है, लेकिन जो पहला कर्म है जो हमें क्रम महसूस हो रहा है, इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन यहां पर इस वाक्य में दान देने का बोध हो रहा है कि राजा भिखारी को कपड़े दे रहा है। भिखारी वापस कभी भी उन कपड़ों को अब राजा को नहीं लौटाएगा, तो राजा इस वाक्य में दान दे रहा है भिखारी को। तो जो भिखारी को जिसको हम क्रम कारक महसूस कर रहे थे वो क्रम कारक नहीं है बल्कि संप्रदान कारक है। तो राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, इस वाक्य में कितने क्रम है? एक ही क्रम है, बल्कि भिखारी को जो कि हम क्रम महसूस कर रहे हैं वह संप्रदान कारक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ध्यान रखें, इस प्रकार के वाक्य पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि राजा ने भिखारी को कपड़े दिए। यहाँ पर भिखारी को नीचे अंडरलाइन करके फिर नीचे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा क्रम का, कौन से कारक का इसमें प्रयोग किया गया है। तो दान दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भिखारी को इस प्रकार से जो क्रम हम महसूस करते हैं वो क्रम नहीं होकर के संप्रदान कारक होता है। नोट, क्रम कारक में को परसर्ग का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक संज्ञा पदों के साथ किया जाता है। जैसे राम ने श्याम को पत्र लिखा, राम ने पत्थर लिखा। यानी क्रम कारक में जो को परसर्ग है या को विभक्ति है या को जो चिन्ह है वो हमेशा प्राणीवाचक संज्ञा पदों के साथ ही प्रयोग में लिया जाता है। अधिकतर क्रम कारक का जो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है को, वो हमेशा ही प्राणीवाचक संज्ञा पदों के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे कि श्याम को, तो यहाँ पर श्याम प्राणीवाचक है। राम ने पत्थर लिखा, पत्थर क्रम है लेकिन यहाँ पर को विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि पत्थर यहाँ पर प्राणीवाचक नहीं है, सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि क्रम कारक का जो परसर्ग होता है को, वो प्राणीवाचक संज्ञा पदों के साथ ही आता है, सजीव के साथ ही आता है, निर्जीव के साथ नहीं आता है। लेकिन वाक्य में यदि बजाना बढ़ाना क्रिया प्रयुक्त हो तो क्रम के साथ को का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने ढोलक को बजाया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक नोट पढ़ा था अभी, जिसको हमने समझ लिया था कि क्रम कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग को होता है वो प्राणीवाचक संज्ञा पदों के साथ प्रयुक्त होता है, सजीव के साथ प्रयुक्त होता है, निर्जीव के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। लेकिन यदि वाक्य में बजाना और बढ़ाना क्रिया हो, बजाना या बढ़ाना इन दोनों क्रिया पदों में से कोई सा भी
क्रियापद हो, कोई सी भी क्रिया हो, बजाना क्रिया या बढ़ाना क्रिया है, कोई सी भी एक है, तो वहां पर निर्जीव के साथ भी कर्म कारक में को विभक्ति या प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने ढोलक को बजाया, ढोलक यहां पर कर्म है, निर्जीव है, तो यहां पर को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कारक कर्म कारक का नियम है कि यदि वाक्य में बजाना और बढ़ाना इन दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया हो और कर्म यदि निर्जीव है तो भी उसके साथ को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखें, परीक्षा में अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है कि इस पद में कौन सा कारक है। तीसरा कारक है करण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह होता है से, के द्वारा, के साथ, जुड़ने के अर्थ में। करण का अर्थ होता है साधन जिसके द्वारा कार्य होता है, जिसके माध्यम से कार्य होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। यानी जिस संज्ञा या जिससे सर्वनाम के रूप से या उसकी सहायता से कोई भी कार्य संपन्न होता है, कोई क्रिया संपन्न होती है, तो वहां पर करण कारक होता है। जैसे वह कलम से पत्थर लिखता है, पत्थर लिख रहा है, ये क्रम है, लेकिन किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो यहां पर इसकी सहायता ली जा रही है, तो कलम से यहां पर करण कारक है। बच्चा भूख से बेचैन है, बच्चा करता है, बच्चा भूख से बेचैन है, तो किससे बेचैन है? भूख से बेचैन है, तो यहां पर करण कारक है। राम दिल्ली से जयपुर ट्रेन से आया, अपादान कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और करण कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अपादान कारक में जो से विभक्ति होती है ये प्रयुक्त होती है अलग के अर्थ में, और करण कारक में से विभक्ति का अर्थ होता है जुड़ने के अर्थ में। तो राम दिल्ली से जयपुर अलग हो गया, इसलिए दिल्ली से यहां पर अपादान कारक है। ट्रेन से आया, तो माध्यम किसकी सहायता से आया? ट्रेन से आया, ट्रेन के माध्यम से आया, ट्रेन की सहायता से आया, तो ट्रेन से यहां पर करण कारक है। दोस्तों वीडियो को हम एक बार, दो बार, तीन बार देख करके बहुत ही जल्द अच्छी समय में अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आसानी से हमारा रिवीजन हो सके। चौथा कारक है संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह के लिए, को, के वास्ते, के हेतु। संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान जो शब्द होता है उसका अर्थ देना होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका अर्थ देना होता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जिसको कुछ दिया जाता है लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कमल दूध के लिए रो रहा है, कमल दूध के लिए रो रहा है, दूध के लिए, तो यहां पर संप्रदान कारक है। कमल ने दूध के लिए, तो यहां पर जो दूध है दूध के लिए संप्रदान कारक है। कमल ने भिखारी को कपड़े दिए, दान दिया जा रहा है, कपड़े कर्म है, भिखारी भी कर्म है, लेकिन यहां पर भिखारी कर्म केवल महसूस हो रहा है, भिखारी कर्म नहीं है, बल्कि यहां पर दान दिया जा रहा है, इसलिए भिखारी को यहां पर ये संप्रदान कारक है। गुरु को नमस्कार, तो गुरु को यहां पर संप्रदान कारक है गुरु, क्योंकि गुरु को नमस्कार किया जा रहा है। यहां पर भिखारी संप्रदान कारक है क्योंकि भिखारी कपड़े लेगा। कमल ने भिखारी को बुलाया, कमल ने भिखारी को बुलाया, यहां पर जो भिखारी है और साथ में के प्रसर्ग लगा हुआ है, यहां पर संप्रदान कारक नहीं है बल्कि कर्म कारक है। यहां पर भिखारी को, यहां पर एक भिखारी कर्म कारक है, यहां पर संप्रदान कारक नहीं है। पांचवा कारक पढ़ेंगे अपादान कारक, विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या फिर निकलने या डरने या लजाने या शर्माने और तुलना करने का बोध हो, वह अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक का प्रसर्ग से होता है जो कि अलग के अर्थ में होता है, और जिस भी वाक्य में जिस भी संज्ञा या सर्वनाम पद से अलग होने का बोध हो
कहीं से निकलने का बोध हो, डरने का बोध हो, लजाने का बोध हो, शर्माने का बोध हो या तुलना करने का बोध हो, तो वहां पर अपादान कारक होता है, क्योंकि इन सभी से हर कोई वस्तु, हर कोई संज्ञा या सर्वनाम अलग होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अब हिमालय से यहाँ पर अपादान कारक है, क्योंकि गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो वहां से अलग हो जाती है, तो हिमालय यहाँ पर अपादान कारक है। बच्चा सर्प से डरता है, तो सर्प यहाँ पर अपादान कारक है, क्योंकि बच्चा सर्प से डरता है तो सर्प से दूर भागेगा, अलग हो गया। मोर कबूतर से सुंदर होता है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कबूतर है, यह अपादान कारक है, क्योंकि मोर यदि सुंदर है तो कबूतर से हटकर है, दूर है। राम सीता से अच्छा गाती है, राम सीता से अच्छा गाती है, तो यहां पर सीता अपादान कारक है। अपादान कारक से संबंधित नोट या विशेष हम पढ़ेंगे। करण कारक और अपादान कारक दोनों में से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि जुड़ने के अर्थ या साधन के अर्थ का बोध हो तो करण कारक होगा, अन्य स्थिति में अपादान कारक होता है। करण कारक और अपादान कारक इन दोनों का जो प्रसर्ग होता है वो से होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है। तो हम इसकी पहचान इसी प्रकार से कर सकते हैं। यदि जुड़ने का अर्थ का बोध हो रहा हो या साधन के अर्थ का बोध हो रहा हो तो वहां पर करण कारक होता है। इनके अलावा यदि जुड़ नहीं रहा है, साधन का काम नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा अन्य और कोई भी स्थिति है तो वहां पर से विभक्ति या प्रसर्ग अपादान कारक का बोध कराता है, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि मैं कार से आया हूं, तो यहां पर साधन है कार, तो करण कारक है। मैं अलवर से आया हूं, अलवर से, तो यहां पर अलवर से आ गया तो अलवर से अलग हो गया, तो अपादान कारक है। सरोज गाड़ी से दिल्ली गई, तो यहां पर गाड़ी से साधन का बोध हो रहा है, तो गाड़ी करण कारक है। सरोज गाड़ी से गिर गई, तो यहां पर गिरने से अलग होना, तो यहां पर ये अपादान कारक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से करण कारक और अपादान कारक में आसानी से हम भेद कर सकते हैं। छठा कारक पढ़ेंगे, संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। यदि वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ने का बोध हो रहा है तो वहां पर संबंध कारक होता है। यानी वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने का बोध होता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। संबंध कारक का प्रसर्ग होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं, मोहन के कपड़े कहाँ हैं, तो यहां पर मोहन और कपड़े में संबंध बताया जा रहा है, तो यहां पर संबंध कारक है। यह राम का घर है, तो घर और राम में संबंध बताया गया है, तो यहां पर राम का संबंध कारक है। राजू का भाई रामू पुस्तक पढ़ रहा है, तो राजू और रामू दोनों भाई हैं, संबंध बताया गया है, तो यहां पर संबंध कारक है। कमल का भाई राकेश है, तो यहां पर राकेश और कमल में दोनों में संबंध बताया गया है, तो यहां पर संबंध कारक है। संबंध कारक में अवस्था, नाते, रिश्ते, माप, स्वामित्व, करण, कार्य, कर्ता, कर्म और जनक, जन्य इत्यादि के संबंध सूचित होते हैं। यानी संबंध कारक में निम्न प्रकार से संबंध सूचित होते हैं या सूचना दी जाती है। जैसे मेरे पास 5 बीघा जमीन है, तो यहां पर माप का बोध हो रहा है, तो संबंध कारक है। रामू का भाई राजू है, तो यहां पर नाते रिश्ते का बोध हो रहा है, तो यहां पर संबंध कारक है। मेरी माताजी की उम्र 60 वर्ष है, यहां पर अवस्था का बोध हो रहा है, तो कमल, तो यहां पर संबंध कारक है। वह चांदी का हार है, करण कार्य है, करण कार्य का बोध हो रहा है, तो यहां पर संबंध कारक है। उसके पास 1 लाख रुपए हैं, स्वामित्व का बोध हो रहा है, तो यहां पर भी संबंध कारक है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम संबंध कारक को आसानी से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। सीता के पुत्र लव कुश थे, जनक जननी का बोध हो रहा है, संबंध कारक है। सूर सागर सूरदास की करती है, कर्ता क्रम का बोध हो रहा है, संबंध कारक है। वह कमल का घर है, स्वामित्व का बोध हो रहा है, तो यहां पर संबंध कारक है। सातवां कारक पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय या सहारा। अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं में, पर, ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर आदि अधिकरण कारक की विभक्तियां या प्रसर्ग होते हैं। अधिकरण कारक की परिभाषा होती है क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। कि वाक्य में जो क्रिया है वो क्रिया किस स्थान पर संपन्न हो रही है, कौन से समय में या काल में संपन्न हो रही है, इसको बताने वाला जो कारक होता है उसको ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मोर छत पर नाच रहा है, तो छत पर नाच रहा है, क्रिया कहां संपन्न हो रही है, छत पर, तो यहां पर अधिकरण कारक है। राजू कक्षा में बैठा हुआ है, तो यहां पर कक्षा में जो कारक है वो अधिकरण कारक है। तो छत पर और कक्षा में अधिकरण कारक है। बंदर पेड़ पे बैठा है, तो पेड़ यहां पर अधिकरण कारक है। पिता पुत्र से स्नेह करता है, पुत्र से यहां पर अधिकरण कारक है। कार में 5 सवारी बैठी हैं, कार में 5 सवारी बैठी हैं, तो कहां क्रिया संपन्न हो रही है, कार में हो रही है, तो अधिकरण कारक है। हिमालय पर चढ़ना आसान नहीं है, तो कहां पर चढ़ना आसान नहीं है, हिमालय पर, तो यहां पर स्थान का बोध हो रहा है, तो अधिकरण कारक है। नोट, अनेक में से एक चुनकर की गई तुलना में अधिकरण कारक होता है। जैसे इन लड़कों में रवि सबसे होशियार है। यदि अनेकों में से एक को चुन करके उनमें तुलना कराई जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। इन लड़कों में बहुत हैं, उनमें से एक का चयन किया गया रवि और फिर तुलना की गई सबसे होशियार है, तो यहां पर अधिकरण कारक है। इन लड़कों में रवि सबसे होशियार है, तो इन लड़कों में यहां पर अधिकरण कारक है। इन लड़कों में यहां पर अधिकरण कारक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अधिकरण कारक को आसानी से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हुआ है, लेकिन दोस्तों एक ही पॉइंट को हम बहुत ही कम समय में एक ही वीडियो में आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। संबोधन कारक हे, ओ, अरे प्रसर्ग होते हैं, ओ नहीं होता है, यानी ओ के ऊपर अनुस्वार नहीं लगता है। यहाँ पर जैसे कि ओ पर यहाँ पर बिंदी लग रही है, ओ, ये संबोधन कारक का प्रसर्ग नहीं होता है। हे, ओ, अरे होता है, ओ के ऊपर अनुस्वार नहीं लगता है, इसका हम ध्यान रखेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है वह संबोधन कारक होता है। शब्द के जिस रूप से, यानी वाक्य में जिस शब्द के माध्यम से किसी को पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान अब क्या होगा, तो हे भगवान यहाँ पर संबोधन कारक है। बच्चों घर जाओ, तो बच्चों यहाँ पर संबोधन कारक है। ओ राधा जरा इधर तो आना, ओ राधा संबोधन कारक है। तो यहाँ पर पुकारने का संबोधन करने का बोध हो रहा है। सज्जनों और देवियों चुप हो जाओ, तो सज्जनों और देवियों यहाँ पर संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ पर पुकारना या संबोधन करने का बोध हो रहा है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से यदि हम पढ़ना चाहें, यानी कि हम वीडियो को देख करके भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, या फिर नोट्स भी हम तैयार कर सकते हैं, जैसी हमारी रुचि हो उसी प्रकार से हम अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपके जितने भी साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनकी परीक्षा के सिलेबस में यदि हिंदी व्याकरण का सिलेबस जोड़ा गया है तो आप उनके पास भी
प्लेलिस्ट सेंड करें, वीडियो भेज दें, शेयर करें, ताकि उनको भी निःशुल्क कक्षाओं की जानकारी हो और उनका फायदा उठाया जा सके। वाक्य में कारकों का क्रम क्या होता है? सबसे पहले संबोधन कारक होता है वाक्य में, फिर कर्ता कारक, फिर अधिकरण कारक, फिर संबंध कारक, फिर अपादान कारक, फिर संप्रदान कारक, करण कारक, उसके बाद क्रम कारक और क्रम के बाद में क्रिया प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हमने कारक पॉइंट को पूरी अच्छी तरह से समझा है। धन्यवाद।